हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। आई होप आप लोग वेरी वेल होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया है और क्लाइमेटोलॉजी में जो पहला चैप्टर है एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि जब हम लोग कोई चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो उसके अंत में उस चैप्टर से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न को देखेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग एटमॉस्फेयर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपको जो है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराए जाएंगे या अदर मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए। इसी पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि जो हम लोगों ने अभी तक एटमॉस्फेयर पढ़ा है क्या उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कुछ अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग ये भी जानेंगे कि हम लोग की पढ़ाई की दिशा कैसी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। हम लोग इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के अंत में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। और हम लोगों ने जो पढ़ाई की है अभी तक उस चैप्टर से जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी ही से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अपने अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने जो है इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर आने वाले सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित यानी एब्जॉर्ब किया जाता है। ये जीडीसी 2021 यानी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम होता है हायर का, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है, ठीक है, तो उसको सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ओजोन, सी है मीथेन और डी है जलवाष्प। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको सबसे अधिक कौन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सबसे अधिक एब्जॉर्ब कौन करता है, जलवाष्प। हम लोगों ने देखा था जब गैस पढ़ रहे थे, इसमें वाटर वेपर की अलग इंपॉर्टेंसी में देखा था कि जो वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सबसे अधिक मात्रा में सोलर रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है। ये पूछा गया है जीडीसी 2021 में कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसों का जो कंपोजिशन है उसमें मिनिमम क्वांटिटी किस गैस की है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन और डी है हीलियम। तो आपको बताना है कि इसमें जो सबसे न्यूनतम आयतन है यानी क्वांटिटी है वो किस गैस की है। तो गैसों के कंपोजिशन में हम लोगों ने देखा था कि सबसे अधिक गैस कौन सी थी, तो सबसे अधिक गैस था आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, ऑक्सीजन के बाद कौन सी गैस, आर्गन, आर्गन के बाद CO2 था। ठीक है, CO2 के बाद कौन सी गैस थी, नियोन, नियोन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद हीलियम। ठीक है, और हीलियम के बाद था जिनॉन, जिनॉन के बाद क्या था सबसे कम मात्रा में, हाइड्रोजन। यानी अगर इसका क्रम देखा जाए तो सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी यानी हाइड्रोजन। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। ठीक है, ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया प्रश्न है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछा गया है उसको भी मेंशन किया गया है ताकि आपको ये पता चल सके कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कैसा है। ठीक है, इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि टीजीटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पीजीटी में पूछा जा रहा है, या असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका लेवल क्या है और हम लोग किस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है, यानी तीसरे नंबर पे कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, यानी तीसरे नंबर की गैस सबसे अधिक कौन सी है, आर्गन, यानी इसका कौन सा सही है, डी आर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल संरचना में से किस गैस का भाग क्या है, सर्वाधिक है, किस गैस का भाग क्या है, सर्वाधिक है। ये पूछा गया किसमें, टीजीटी 2010 में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक गैस हमारे वायुमंडल में कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट, लगभग 78%। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं हम लोग, तो देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का कौन सा घटता क्रम है। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2018 में पूछा गया है। घटता क्रम यानी आपको यहाँ बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में गैसों का क्रम बताना है। तो आप पहला ऑप्शन में दिया है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, बी में है ऑक्सीजन, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, और डी में है मीथेन, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो इसमें आपको गैसों का क्या बताना है, डिसेंडिंग क्रम बताना है, यानी सबसे अधिक कौन सी है, उसके बाद इस तरह से आपको क्रम में सेट करना है। तो कौन सी गैस पाई जाएगी, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियॉन। ठीक है, नियॉन के बाद क्रिप्टॉन, फिर हीलियम, फिर जिनॉन, और उसके बाद में लास्ट में हाइड्रोजन। चलिए हम लोग देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन। ठीक है, आर्गन के बाद क्या दिया है, नियॉन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ दिया है, नियॉन, यानी ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन के बाद क्या रख दिया है, ऑक्सीजन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद जिनॉन रख दिया है, जिनॉन के बाद आर्गन, जबकि आर्गन को क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, तो ये वाला क्या है, गलत है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें पहला है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद हीलियम, यानी हीलियम, हीलियम कहाँ है, हीलियम आपका यहाँ पर है, He हीलियम, यानी ये भी क्रम क्या है, सही फॉलो कर रहा है। इसमें ये ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है, यानी इसमें दोनों ऑप्शन ये और सी ऑप्शन दोनों क्या है, सही है। ये दोनों क्रम फॉलो कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पर पांचवे का जो होगा कि ये भी फॉलो कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर को और सी भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके दो ऑप्शन सही हैं, ए और सी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या है आपके, सही है। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, आप लोग हमारे उत्तर बताने से पहले एक बार, ठीक है, आप लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, और जो आपको पढ़ाया गया है क्या क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं, क्वेश्चन फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय गैसों के प्रतिशत के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही, ये केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको गैसों का क्रम किस क्रम में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में गैसों का क्रम क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं कि गैसों का कंपोजिशन क्या है। तो पहले क्या होगा आपका, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बाद
आर्गन, आर्गन के बाद क्या होगा CO2, CO2 के बाद क्या होगा आपका नियॉन, ठीक है। फिर क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद जिनॉन और सबसे कम हाइड्रोजन। इसमें से आप आसानी से पता कर सकते हैं, यदि आप इतनी गैसों को याद रखिए तो एग्जाम में चाहे आपसे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, आप प्रश्नों को क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इतने गैसों के क्रम को आपको क्या करना है, याद रखना है हमेशा। तो अगर इसके क्रम को फॉलो किया जाए असेंडिंग ऑर्डर में तो कौन सा उत्तर सही है? इसमें कह रहा है हीलियम, जिनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ठीक है। यानी सबसे कम कह रहा है हीलियम, लेकिन इस ऑप्शन में देख सकते हैं आप कि सबसे कम हीलियम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, जिनॉन होगा। तो ये विकल्प आपका तुरंत क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, जिनॉन, ठीक है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना है तो सबसे नीचे से देखेंगे जिनॉन, जिनॉन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपका आर्गन, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इतने गैसों का यदि आप क्रम याद रखते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए आप ये KVS PGT में पूछा गया है और इसमें गैसों का असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया गया। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर या UGC में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको आने वाले अगले सवाल में कुछ सवाल बाद और क्रम इसमें देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है। यानी जो आपको एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया था, इसमें लेयर्स बताई गई थी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर, उसी में से पूछ रहा है। ये उत्तर प्रदेश प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सबसे जो न्यूनतम यानी मिनिमम टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में होता है, जिसमें ऑप्शन दिया गया है ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज और थर्मोपाज। आपको ही बताना है कि न्यूनतम टेम्परेचर किसमें होता है। तो न्यूनतम टेम्परेचर किसमें होता है, हम लोगों ने देखा था कि मेसोपाज में क्या होता है, सबसे न्यूनतम टेम्परेचर होता है। मेसोपाज क्या है, मेसोस्फीयर की जो सबसे आउटमोस्ट यानी आउटर लेयर होती है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कभी वेरी करके 110 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, ठीक है। इसका तापमान सबसे माइनस में होता है, एक ऐसी लेयर है। तो ये 7वें का आंसर क्या हो गया, सी। आगे हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय गैस सही प्रतीक द्वारा दर्शाया नहीं गया है। यानी जो इसे पूछा गया है NTA UGC नेट JRF दिसंबर 2020 और जून 2022 की शिफ्ट 2 में। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें 4 गैसें दी गई हैं और चारों के क्या दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं कि हर गैस को डिनोट करने का एक प्रतीक होता है और उसका एक सही क्या होता है, तरीका होता है। तो यहीं पर आपको पूछ लिया गया है, जिसमें दिया गया है ए में क्या है, नियॉन, बी में है हीलियम, सी में है नाइट्रस ऑक्साइड और डी में क्या है, क्रिप्टॉन, ठीक है। डी में क्या है, क्रिप्टॉन। इसमें आपको ये बताना है, उसके बगल में आपको सिंबल दिया गया है कि कौन से सिंबल सही हैं और कौन सा सिंबल गलत है। यहाँ पर आपको सही नहीं बताना है बल्कि गलत बताना है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक, कि आपको जो नहीं है ये जल्दी दिखता है। आपको प्रश्न को सबसे ज़्यादा सावधानी पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। होता क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि कम से कम 7 या 8 प्रश्न को लगातार वो सही सही पूछ लेता है और उसी के बीच में क्या डाल देगा, एक नाट वाला क्वेश्चन डाल देगा। जब नाट वाला क्वेश्चन डाल देगा और आप 7 क्वेश्चन आप सही सही पूछ लेगा तो आपके दिमाग में यही बन जाता है, एक मेंटल मैप तैयार हो जाता है, ठीक है, मानचित्र तैयार हो जाता है मानसिक, कि सभी क्वेश्चन क्या है, सही वाले हैं, और बीच में डाल देता है। इसीलिए किसी क्वेश्चन को का आंसर देने से पहले आपको सावधानी पूर्वक ये देखना है कि कहीं ये नाट वाला तो नहीं पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा प्रतीक सही नहीं है। तो कौन सा प्रतीक सही नहीं है, नियॉन। नियॉन का जो है जो प्रतीक है यानी सिंबल है उसको NE से दर्शाते हैं, ये ठीक है। उसके बाद हीलियम, हीलियम को HE से, क्योंकि H का एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड ये गलत है क्योंकि इसमें दोनों क्या है, कैपिटल लेटर है, और क्रिप्टॉन भी क्या है, गलत है क्योंकि इसमें भी दोनों क्या है, कैपिटल लेटर में दर्शाया गया है। तो कौन सा
नहीं है, सी और डी। सी और डी किसमें है? ये सी वाले विकल्प में। यानी आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। सी और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो थोड़ा ऊपर करके स्लाइड को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन। आप लोग अपने जो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इसको काउंट करेंगे और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन जो यहाँ पर कराए गए हैं वो स्वतः बिना आंसर देखे कर पाए हैं। और बिल्कुल सभी को ईमानदारी पूर्वक बताना है, ये नहीं कि जो है आपने 10 अटेम्प्ट किया और 15 बता दिया। ये जितने भी आप अटेम्प्ट करेंगे पूरी ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जा रहे हैं तो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगले लेक्चर में इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ओजोन की माप से संबद्ध पारिभाषिक शब्दों की पहचान करें। ये एनटीए यूजीसी ने 11 दिसंबर 2020 और जून 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो दोनों मर्ज साइकिल था, ठीक है, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीए यूजीसी में कि ओजोन की माप से कौन सा वर्ड, जो यहाँ पर 5 या 6 वर्ड दिए गए हैं, तो कौन सा उससे रिलेटेड नहीं है आपको ये बताना है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या दिया है? डाप्सन। डाप्सन का सीधा संबंध ओजोन से है, क्योंकि डाप्सन क्या करता है, आइए देखते हैं। डाप्सन क्या है? ओजोन माप की एक यूनिट है, यानी इकाई है। जैसे हम लोग द्रव्यमान है, द्रव्य है कोई चीज़, ठीक है, उसको कितने मापते हैं? लीटर में मापते हैं। या और कोई चीज़ है तो हम किलोग्राम में मापते हैं। दूरी है उसको मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं। उसी पर डाप्सन क्या है? ये ओजोन की जो मोटाई है कह सकते हैं, यानी ओजोन, ठीक है, ओजोन गैस की जो मोटाई है या ओजोन लेयर की जो मोटाई है, ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको क्या करता है? माप करता है। उसी की क्या है? यूनिट है कि ओजोन लेयर कितना मोटा है या कितना थिन हो गया है, यानी पतला हो गया है। इसकी यूनिट क्या है? ये ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की क्या है? यूनिट है, यानी ओजोन की यूनिट है डाप्सन। होता क्या है कि 100 डाप्सन बराबर होता है आपका 100 डाप्सन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको भेज दिया गया समता मंडल में, आपको भेज दिया गया समता मंडल में क्या लेकर? एक उपकरण लेकर भेज दिया गया और आप गए वहां पर और आपने देखा कि उसमें जब मापा आपने तो आपने पाया कि जो डाप्सन है वो कितना है। उस इक्विपमेंट के सहारे पाया कि आपने 500 डाप्सन है। तो 500 डाप्सन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ओजोन की मोटाई है वो कितनी मिलीमीटर है? 5 मिलीमीटर है। यानी आपको जो उपकरण दिया गया था उसमें रीडिंग कितनी आई? 500 डाप्सन। तो 500 डाप्सन आई, उसको कन्वर्ट किया गया। तो जब 100 डाप्सन बराबर 1 मिलीमीटर तो 500 डाप्सन बराबर 5 मिलीमीटर, यानी ओजोन की वहां लेयर कितनी है? 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये क्या है? डाप्सन का सीधा सीधा संबंध किससे है? ओजोन की माप से है। अगला देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर भी क्या है? एक इक्विपमेंट है जिससे किसकी माप की जाती है? ओजोन की माप की जाती है। ये तो यूनिट है, ये क्या है? यूनिट है डाप्सन, जिसमें हम ओजोन की माप करते हैं। और ये क्या है? एक इक्विपमेंट है, यानी उपकरण है। किससे रिलेटेड? ओजोन से रिलेटेड है। अगला देखते हैं पायरोनोमीटर। पायरोनोमीटर क्या है? जैसे हम बुखार नापने के लिए जब जाते हैं बुखार दिखाने के लिए, या आप बुखार खुद नापते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब आपको अत्यधिक तापमान की माप करनी होती है, मेजरमेंट करना होता है, जैसे कि 2000, 1500 या 3000 सेंटीग्रेड तापमान की माप करनी होती है, तो आप जो है थर्मामीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि थर्मामीटर की एक क्या होती है? उसकी रीडिंग की एक लिमिट होती है। ठीक है, इसीलिए वहां पर थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? पायरोनोमीटर का। यानी बहुत हाई लेवल का जो टेम्परेचर है उसको मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है? प्लानीमीटर। प्लानीमीटर का उपयोग क्या है? प्लानीमीटर जो है, जो मैप हम लोग देखते हैं, आप लोग अक्सर अपने कमरों में लगाते होंगे, इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप। तो मैप पे क्या करता है? क्षेत्रफल मापने का क्या करता है? काम करता है। तो प्लानीमीटर का क्या प्रयोग है? मैप पर क्षेत्रफल मापने का प्रयोग है। और एक दिया हुआ है एनमोमीटर। एनमोमीटर का क्या मतलब होता है? एनमोमीटर भी एक क्या है? उपकरण है जो क्या करता है? जो माप करता है आपका वायु की गति का, यानी विंड की वेलोसिटी का, कि वायु कितनी तेजी के साथ
बह रही है यानी फ्लो हो रही है। तो आपको यहाँ बताना था कि ओजोन से रिलेटेड कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी गई है। तो ओजोन से रिलेटेड ना तो पाइरोनोमीटर है, ना तो प्लानीमीटर है और ना तो एनमोमीटर है। कौन कौन से हैं? डॉप्सन और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो? और बी, यानी आपका ए ऑप्शन सही है, ये और बी। आप लोग ऐसे ही इसको डिस्क्राइब करके पढ़िए। केवल हमें ये जान लेना कि हाँ डॉप्सन और स्पेक्ट्रो सही है, तो उससे आपका इस प्रश्न का तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें जो अदर वर्ड दिए गए हैं उसको भी जानना हमारे लिए क्या है, बहुत ही अति आवश्यक है। हो सकता है किसी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन की क्षयीकरण यानी डिप्लीशन से संबंधित नहीं है। इसमें आपको ये बताना है, ये EIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो पेपर होता है 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ओजोन जब डिप्लीट होगा तो उसका इम्पैक्ट इसमें से कौन सा नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि। दूसरा है मानव में रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, यानी आपका जो रोग जीवाणु या कोई किसी भी रोग से जो लड़ने की क्षमता है उसका कम होना। तीसरा है तापमान में वृद्धि यानी टेम्परेचर राइजिंग, और है जैव समुदाय की प्रजातियों पर विपरीत प्रभाव यानी बायो कम्युनिटी जो आपका है उसका उस पर क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट। तो जब हम लोग ओजोन डिप्लीशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो इसमें दिया हुआ है मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, तापमान में वृद्धि और बायो कम्युनिटी पर विपरीत प्रभाव, ये सारे प्रभाव ओजोन डिप्लीशन से होंगे। क्योंकि जब ओजोन डिप्लीट होता है तो जो सन से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे आती हैं और उससे विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, त्वचा संबंधी बीमारी होती है, हमारे बायो कम्युनिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो आपके अंदर कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी रोग है, उससे लड़ने की क्षमता क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। क्योंकि वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी में वृद्धि से ओजोन डिप्लीशन का कोई लेना देना नहीं है। कि ओजोन डिप्लीट होगा तो वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी और मिट्टी में नमी बढ़ जाएगी। कम भले हो सकता है, ठीक है, लेकिन बढ़ने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य रूप से तनाव ह्रास दर कितना होता है। ये आपका पूछा गया है GIC 2021 में। ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्जाम होता है, ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाएंगे तो पर आपका जो है ये तापमान है वो कितना कम होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 6.1 यानी 6.1 पर 100 मीटर, 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 फीट। तो जब हम लोग ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे थे, जब हम ट्रोपोस्फीयर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। जिसका हमने आपको कारण भी बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो अर्थ है उससे डिस्टेंस बढ़ती जाती है और अर्थ के द्वारा इमिट होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव फॉर्म में। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में। तो जैसे जैसे डिस्टेंस दूरी बढ़ती जाती है तो अर्थ से उसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है और टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है उसकी क्या होती है, क्वांटिटी कम होती जाती है। इसलिए पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री घटता जाता है और इसी को नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ रेट या सामान्य ताप पतन दर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम ओजोन घनत्व की ऊंचाई किसके बीच पाया जाता है। ये DSSB दिल्ली PGT में पूछा गया है कि जो ओजोन का कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कितना है। तो ओजोन का जो अगर देखा जाए तो ओजोन जो है लगभग सभी लेयर में पाई जाती है, लेकिन वो सबसे अधिक पाया जाता है आपका 15 से 5 या 50 किलोमीटर के बीच में। लेकिन इसमें से भी जो 12 से या 15 से 35 किलोमीटर आपका हाइट है, इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, सबसे ज़्यादा है 15 से 35। तो इसमें कोई भी ऑप्शन देखिए 15 से 35 नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो इसके सबसे सटीक हो उसी को चूज करना पड़ेगा। तो 15 से 35 के बीच में देखा जाए तो सबसे सटीक इसमें आपका आएगा 20 से 25 किलोमीटर।
यानी जो इसका आंसर माना गया है आयोग के द्वारा, DSSB यानी दिल्ली PGT के द्वारा, वो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, वायुमंडल के निम्न स्तरों को आरोही क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही का मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है कि कौन कौन से जो लेयर हैं आपके एटमॉस्फेयर की, उसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी धरातल के सबसे निचले भाग से सबसे ऊपरी भाग तक। तो आपको बता, हम लोगों ने देखा था जब हम लोग जो है स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे एटमॉस्फेयर का, तो उस समय हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था किसकी लेयरिंग, एटमॉस्फेयर की लेयरिंग, जिसमें सबसे नीचे कौन सी लेयर थी, ट्रोपोस्फियर। सबसे नीचे क्या था, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर के बाद क्या था, मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद आइनोस्फियर, और आइनोस्फियर के बाद क्या था, एक्सोस्फियर। ठीक है, यानी पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यानी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया गया है आपको ओजोन मंडल। तो जब हम लोग लेयरिंग की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि ओजोन का सबसे अधिक कंसंट्रेशन किसमें था, यानी ओजोन कहाँ पाई जाती थी, तो ये समताप मंडल में पाई जाती थी। इसलिए मेसो कभी कभी क्या होता है कि मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन पाया जाता है उसको एक लेयर मान लिया जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है ओजोनोस्फीयर। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि ओजोन पाया जाता है समताप मंडल के सबसे निचली सतह में, तो अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले क्षोभ मंडल पड़ेगा, उसके बाद ओजोन मंडल पड़ेगा। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए हम आपको यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, क्या है, एक बॉक्स है, और बॉक्स में कोई भी चीज आपने पुटअप की हुई रखी हुई है, कोई भी चीज रखा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आपको ये भी मानना है कि ये क्या है, आपका समताप मंडल है, क्योंकि समताप मंडल के अंदर क्या है, ओजोन है। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, ओजोन है, और ये क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है। अब आप ये दोनों हवा में लटक रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि नीचे से जाइए ऊपर और देखिए कि पहले क्या पड़ेगा। तो अगर आप इस वाले में देखेंगे तो पहले बॉक्स पड़ेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, सामान का नंबर जो भी इसमें पुटअप किया गया है। ठीक उसी प्रकार से ये जो लेयरिंग देखेंगे आप, तो सबसे पहले क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फीयर आएगा, समताप मंडल आएगा, उसके बाद इसका नंबर लगेगा कि इसमें क्या रखा हुआ, ओजोन रखा हुआ है। तो नीचे से लेयरिंग की जाएगी तो सबसे पहले आपका पड़ेगा ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद ओजोनोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें पहले है दिया है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, ओजोनोस्फियर ओजोन मंडल, मेसोस्फियर मध्य मंडल। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर क्रमबद्ध कीजिए। ये आपका पूछा गया यूजीसी नेट 11 जून 2009 में। इसमें कह रहा है कि नीचे से ऊपर आपको क्या करना है, पृथ्वी से बाहर आपको ओजोन लेयर को सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फियर, यानी ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, यानी ये दूसरे नंबर पे। स्ट्रेटोस्फियर के बाद ओजोनोस्फियर, ये तीसरे नंबर पे, और आइनोस्फियर ये क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा। यानी पहले 2 होगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 और 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है, सी में है, यानी इसका आंसर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो 14 नंबर का क्या हो गया, सी ऑप्शन सबसे सही है। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखते रहिए कि जैसे जैसे एग्जाम जो बदल रहे हैं, यानी टीजीटी से बाद में पीजीटी का देख रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का देख रहे हैं, या जीडीसी का देख रहे हैं, तो क्या होता जा रहा है, क्वेश्चन का जो लेवल है या यूजीसी का देख रहे हैं, वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी जिस भी कंपटीशन की कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, तैयार करना है, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आपको देखते रहना है, स्वयं से एनालिसिस करना है। हम भी यहाँ पर आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कहाँ पे आपके एनालिटिकल वाले यानी विश्लेषणात्मक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा, 13 नंबर क्वेश्चन देख लिया, और आगे हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, हमने 14 नंबर तक क्वेश्चन देख लिया, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का क्या नाम है, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसका जो सबसे निचला लेयर है उसका क्या नाम है। तो वायुमंडल के सबसे निचले लेयर का क्या नाम है? तो बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। यहाँ पर आप देखिए कि क्षोभ मंडल किसी भी ऑप्शन में नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? उसका दूसरा नाम है परिवर्तन मंडल। क्या नाम है? परिवर्तन मंडल। क्या इसको हम और नामों से जानते हैं, जैसे कन्वेक्टिव जोन लेयर अगर पूछ लिया आपसे, संवहनीय परत पूछ लिया गया, तो इसको हम संवहनीय परत के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी मंडल का जो उपनाम है, ठीक है, उसको आपको हमेशा क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया, क्षोभ मंडल ना देकर उसका दूसरा नाम पूछ लिया गया, तो दूसरा नाम क्षोभ मंडल का क्या है? परिवर्तन मंडल। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 15 का सी, यानी परिवर्तन मंडल। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वह वायुमंडलीय परत जो जैवमंडल यानी बायोस्फीयर का क्या है? एक पार्ट है। ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर का कौन सा पार्ट है। जब हम लोग ने बायोस्फीयर की एटमॉस्फेयर में जो लेयरिंग है उसको जब पढ़ रहे थे, तो एटमॉस्फेयर के महत्व को मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर हमारे बायोस्फीयर का क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि जो बायोस्फीयर है वो उसमें 3 चीजें सम्मिलित हैं। पहला है एटमॉस्फेयर, उसके बाद लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, यानी जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं, तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो सबसे ज्यादा ह्यूमन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंस रखता है, यानी महत्व रखता है। तो जो वायुमंडल का सबसे निचला परत है वही क्या है? बायोस्फीयर से रिलेटेड है। और आप लोग जानते हैं कि वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? वो है ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है कि ओजोन क्षरण यानी ओजोन जो डिप्लीट हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण क्या ऑप्शन है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी जो ओजोन का सबसे बड़ा जो एनिमी है वो कौन सा है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए क्लोरोफ्लोरो और क्लोरीन, ओजोन के क्लोरीन का जो एक अणु है वो ओजोन के हजारों सैकड़ों अणुओं को एक सेकंड में नष्ट करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ह्यूमन के द्वारा उत्सर्जित गैस है, यानी मानो हमारे जो ओजोन डिप्लीशन है उसमें सबसे बड़ा क्या है? भागीदार है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। क्योंकि हम लोग जो एसी प्रयोग करते हैं या रेफ्रिजरेटर, फ्रिज प्रयोग करते हैं, उसमें प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो इसका उपयोग कम हो रहा है, इसकी जगह पे अन्य इसके सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे पास पदार्थ हैं, जैसे फोम का यूज करते हैं हम लोग, स्प्रे का यूज करते हैं, उसमें कमोबेश थोड़ी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किया जाता है, जो कि किसके? ओजोन डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न 18 में, डाप्सन इकाई के मान के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो डाप्सन यूनिट है वो किसके लिए क्या हुआ? यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पीजीटी में पूछा गया, 2021 में है। अभी हमने देखा था कुछ क्षण पहले एक डाप्सन से क्वेश्चन आया था, तो हमने बताया था कि जो डाप्सन है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डाप्सन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो ओजोन की माप के लिए, यानी ओजोन की सांद्रता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, दिल्ली पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है।
तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने के जो है 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको ये देखना है कि जो असर्शन दिया है ये सही है या गलत है, इसको केयरफुली आपको क्या है पढ़ना है। उसके बाद फिर देखना है रीजन पढ़ना है कि सही है या गलत है। फिर अगला स्टेप आपको उठाना है कि जो असर्शन है वो जो और जो रीजन है, तो रीजन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है किसको, असर्शन को कि नहीं, यानी उसकी व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको असर्शन पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है। फिर रीजन दोनों यदि सही है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक शब्द है क्योंकि, क्या लगाना है आपको, क्योंकि। और क्योंकि अगर सेटिस्फाई करता है, यानी इससे क्वेश्चन पूछना है आपको कारण से कि क्या कारण है असर्शन का कि नहीं। चलिए हम लोग यही ट्रिक अपनाते हैं और इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है असर्शन में, कथन में, वायुमंडल के सप्ताह मंडल परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमानतः माना गया है। इसमें आपको ये बताना है कि यह सही है कि क्या सप्ताह मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है या नहीं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सप्ताह मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। क्योंकि मौसमी घटनाएं अगर होंगी तो पायलट क्या करेगा, पायलट का जो कनेक्शन है वो एविएशन से खत्म हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो उसी वायुमंडल में अपना वायुयान लेकर विहार करता रहेगा, घूमता रहेगा, वो अर्थ पे तो नहीं उतर पाएगा सही से। ठीक है, और इसका कारण क्या कह रहा है, कारण है कि समताप मंडल परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा की ऊर्ध्वाधर प्रवाह के रूप में पहचानी जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हवा की ऊर्ध्वाधर प्रवाह से पहचानी जाती है, और यहाँ पर अपेक्षाकृत स्थिर लिख दिया गया है। ये दोनों ही पॉइंट गलत हैं, क्योंकि समताप मंडल में किसी प्रकार की हवा की ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं होता है, किसी भी प्रकार की मौसमी दशाएं नहीं होती हैं। तो केवल इसमें कथन सही है और कारण क्या है, गलत है, यानी ये सही है और आर क्या है, गलत है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ये। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वायुमंडल के किस परत में ध्रुवीय प्रकाश यानी अरोरा की घटना पाई जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये दिल्ली पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। मेसोस्फीयर मध्यमंडल, ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, आयनोस्फीयर आयन मंडल की स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। इसमें यही आपको बताना है कि जो अरोरा की घटना होती है, हम लोगों ने देखा था अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस। तो ये पूछा जा रहा है कि अरोरा की घटना किस एटमॉस्फेयर के लेयर में होती है। तो अरोरा की घटना किस एटमॉस्फेरिक लेयर में होती है, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अरोरा 2 होता है, एक उत्तरी ध्रुव पे और एक दक्षिणी ध्रुव पे। तो जो उत्तरी ध्रुव पे होता है उसको क्या कहते हैं, अरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पे होता है उसको अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया आपका है वो यहाँ पर है, वो साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ऑस्ट्रालिस और ऑस्ट्रेलिया से इसको जो है जोड़कर आप याद रख सकते हैं कि अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना कहाँ होगी, साउथ हेमिस्फीयर में होगी, और अरोरा बोरियालिस की घटना आपका होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही है, 20 का सी। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आयनोस्फीयर के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि आयनोस्फीयर के बारे में कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन इसमें दिया है कि यह रेडियो तरंगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आयनोस्फीयर का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है। दूसरा क्या है, यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। आगे क्या है, यह वातावरण की ठंडी परत है, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि यह वातावरण की क्या है, एक गर्म परत है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बशर्ते कि उसको हम फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर काफ़ी क्या हो जाता है, बहुत ही उसकी सघनता घट जाती है और गैसों की भाई मात्रा भी क्या हो जाती है, घट जाती है। अगला है, यह मध्यमंडल और तापमंडल के बीच में अध्यारोपित है, ये भी बात क्या है आपकी सही है, क्योंकि मेसोस्फीयर के बाद आप देखते हैं एक परत पड़ता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर 2 परत हैं, एक आयनोस्फीयर और एक एक्सोस्फीयर। तो ये इसी दोनों के क्या है, मध्य में पाया जाता है आयन मंडल। तो इसमें कौन सा गलत है, सत्य नहीं है, सी ऑप्शन सही है, 21 का सी। 22 नंबर, उत्तर ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है, ये आपका पूछा गया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। उत्तर ध्रुवीय ज्योति वही घटना पूछ रहा है अरोरा ऑस्ट्रालिस। उत्तर है तो यानी नॉर्थ और
ध्रुवीय ज्योति का मतलब हुआ ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियालिस। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अरोरा बोरियालिस कहाँ पे घटित होता है, तो अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रालिस कहाँ पे घटित होता है, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ये आपका पूछा गया है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। यहाँ पर 4 गैसें दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस हरित नहीं है। यहाँ पर आपको जोर देना है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछा जा रहा है। पहला है मीथेन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, सी है आपका ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप भी जानते हैं कि हरित गृह गैस कौन सी होती है, वह गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन है उसके लिए क्या होती हैं, पारदर्शी होती हैं, उपैक होती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसके लिए अपारदर्शी होती हैं। तो कौन कौन सी गैसें हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि सब गैसें कौन सी हैं, ये सब गैसें हैं हरित गृह गैस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑक्सीजन सही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी प्रकार की हरित ग्रीन हाउस गैस यानी CGG नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की परत जो अपलीटन परत के नाम से जानी जाती है वह कौन सी, ये भी पूछा गया आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में कि किसे अपलीटन परत के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डी परत, ई लेयर, F1 एवं F2 लेयर और जी लेयर। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर में आयनोस्फीयर, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारी क्या हैं आयोनिक लेयर पाई जाती हैं, और उसी में से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसे हम अपलीटन परत के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने देखा था जो मुख्य रूप से कई ये सब लेयर थी, 4 लेयर थी, इसमें ई लेयर को कुछ विद्वान E1 प्लस E2 के नाम से भी पुकारते हैं। इसको 2 भागों में बांटकर देखते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय हेविसाइड परत। और जो F लेयर है उसको कुछ विद्वान F1 व F2 में बांट देते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, अपलीटन परत के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 24 का सी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो ई लेयर है, ई लेयर का निर्माण कैसे होता है, इस गैस के आयनिक इंटरेक्शन से ई लेयर का निर्माण होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। आगे है कि जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं, ये भी आपका राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है 25 नंबर, कि आपका क्लाइमेट एंड वेदर फिनोमेना किस एटमॉस्फेरिक लेयर में होते हैं। तो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में होते हैं, ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, अगला है समताप मंडल में, फिर दिया है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं जोन मंडल में। तो आप लोगों को जानते हैं कि जो समताप मंडल होता है उसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती है। तो समताप मंडल जिस भी ऑप्शन में होगा वो तो पहले से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बचा ये, मंडल ही एक ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की कि जहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, और किसी प्रकार के लेयर में कोई मौसमी घटना नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए। फिर आगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन है कि मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। ये उत्तर प्रदेश PGT 2010 में पूछा है। तो कहाँ पर घटित होती हैं, क्षोभ मंडल में। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में, यानी इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और उसके सामने आंसर दिया गया है। आपको बताना है एक एक करके कि कौन सा सही है या कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, और ये राजस्थान TGT SST 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन है वान एलन विकिरण मेखला, यानी वान एलन रेडिएशन बेल्ट है, वो किस लेयर में पाई जाती है, तो वो एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल में पाया जाता है। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल क्या है आपका सही है। अगला है अपलीटन परत। तो अपलीटन परत को किस नाम से जानते हैं, एफ परत जो है आपका आयनोस्फीयर में, उसे हम अपलीटन परत के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पॉइंट सही है। ये जो केंद्रीय हेविसाइड सी वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है, क्योंकि डी लेयर को केंद्रीय हेविसाइड परत के नाम से नहीं जानते हैं, बल्कि ई लेयर जो होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, केंद्रीय हेविसाइड के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी, यानी सी आपका सुमेलित नहीं है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल में वायु की गति संचलन का कारण, ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका जो ट्रोपोस्फियर है यानी क्षोभ मंडल है उसमें जो एयर फ्लो करती है तो उसका क्या कारण है। हम लोग इसको देखेंगे किसमें, विंड वाले चैप्टर में, ठीक है, और प्रेशर वाले में कि एयर फ्लो कैसे करती है। तो एयर फ्लो होती तभी है जब एक तरफ क्या होगा हाई प्रेशर और एक तरफ क्या होगा लो प्रेशर। क्या होगा कि जो हाई प्रेशर एक तरफ है दूसरी तरफ लो प्रेशर है, तो इसी लो प्रेशर को भरने के लिए हवा हमेशा किस तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो क्षोभ मंडल में भी वही कारण है। क्या कारण है? एयर प्रेशर यानी वायु दाब में अंतर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा कि वायु दाब के कारण, क्योंकि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो नीचे हाई प्रेशर है यानी गैसों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सभी परतों का दबाव ज़्यादा है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर दबाव कम होता जाएगा, यानी नीचे हाई प्रेशर ऊपर लो प्रेशर, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या करती हैं, अपवर्तित कर देती है। ये जीआईसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब है वही जो आपका रेडियो वेव्स है उसको कौन सी लेयर क्या करती हैं, परिवर्तित कर देती है। ऑप्शन है आपका ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, ओजोन मंडल और आयनोस्फियर, आयन मंडल। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती हैं उसको कौन रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है आयन मंडल, जिसमें 4 परतें होती हैं डी, ई, एफ और जी, जिनका विभिन्न विभिन्न काम है और विभिन्न विभिन्न सभी परतों का क्या है, नाम भी है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है जुलाई 2018 में। यहाँ पर एक असर्शन दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है। चलिए देखते हैं। असर्शन दिया गया है कि एंट्रोपीय अवस्था में ऊर्जा प्रवाह उत्पादन से श्वसन की ओर स्थानांतरित होता है। ऑक्सीजन की मांग यानी डिमांड जो है वो उपलब्धता से अधिक हो जाती है, यानी जो सप्लाई है उससे डिमांड आपकी अधिक हो जाती है। कारण देखिए, समताप मंडल ओजोन परत के निःशेषण यानी डिप्लीशन से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इसमें ये दोनों आपको बताना है कि क्या असर्शन सही है या गलत है, कारण सही है या गलत है, और ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें सब लगा हुआ है एंट्रोपी अवस्था, यानी एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। एंट्रोपी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। तो जो एंट्रोपी होता है वो क्या करता है, वो रैंडमनेस यानी जो अव्यवस्था होती है उसको क्या करता है, मेजरमेंट करता है, माप करता है, उसी को बोलते हैं एंट्रोपी। जितनी आपकी रैंडमनेस यानी ज़्यादा होगी, अव्यवस्था ज़्यादा होगी, एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि एंट्रोपी अवस्था में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा प्रवाह जो होता है, एनर्जी फ्लो होता है, वो उत्पादन से किसकी तरफ चलता है, श्वसन की ओर चलता है, जिसमें ऑक्सीजन की मांग ऑक्सीजन की उपलब्धता से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही, अधिक हो जाती है। दूसरा क्या कह रहा है कि समताप मंडल ओजोन परत के डिप्लीशन से त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है कि ओजोन जब डिप्लीट होगा तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। हम लोगों ने इसको क्या था, जब ओजोन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें इसको देखा था। लेकिन ये किसी भी प्रकार से कारण नहीं है क्या, अभिकथन का, क्योंकि ये अलग बात कर रहा है और ये अलग बात कर रहा है। तो इसमें ये आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या किसी भी प्रकार से नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये और आर दोनों संत है परंतु आर व्याख्या नहीं, यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाएगी। ये पूछा गया है जीआईसी में कि ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है। तो ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा किसमें पाई जाती है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। 31 का क्या सही जाएगा, बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 कि वायुमंडल की कौन सी परत को क्या कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि किस परत को आयन मंडल भी कहते हैं, यानी यहाँ पर उपनाम पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ऑप्शन दिया है, ये आपका पूछा गया है झारखंड टीजीटी 2017 में। ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ताप मंडल। तो इसी में से आपको बताना है कि आयन मंडल भी किस मंडल को कहते हैं। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे, जिसमें एटमॉस्फेयर की लेयरिंग, तो उसमें हमने देखा था कि जो आपने एक लेयर पढ़ा था, पहले एक डिवीजन इस तरह था कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। एक डिवीजन आपको हमने ये बताया था, और अगला डिवीजन ये भी बताया था कि ये ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इसके बाद थर्मोस्फियर। हमने क्या बात किया था? थर्मोस्फियर, जिसको हिंदी में ताप मंडल कहते हैं। और इसी थर्मोस्फियर के अंतर्गत इन दोनों मंडल को रख देते हैं आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। यानी आइनोस्फियर का संबंध भी आपका थर्मोस्फियर से है और एक्सोस्फियर का भी संबंध किससे है? थर्मोस्फियर से है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि आइनोस्फियर का संबंध किससे है? तो आइनोस्फियर का संबंध किससे है? थर्मोस्फियर से, यानी तापमंडल से है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? डी। 35 नंबर देखते हैं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है? ये पूछा गया हरियाणा पीजीटी 2021 में। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसमें जो परत दिया गया है कौन सा सही है? ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हम लोगों ने डिवीजन में 2 डिवीजन देखा था, एक रासायनिक संरचना के आधार पर और एक देखा था तापीय संरचना के आधार पे। तो रासायनिक संरचना में हम लोगों ने देखा था कि हमारा एटमॉस्फेयर केमिकल कंपोजिशन के आधार पे 2 भागों में बांट दिया था, एक होमोस्फियर सममंडल और एक था हेट्रोस्फियर विषम मंडल। ठीक है, एक था हेट्रोस्फियर। तो हेट्रोस्फियर में जब हम लोगों ने देखा था कि कई सारी क्या पाई जाती हैं? आणविक परतें पाई जाती हैं, जिसमें किसका किसका नाम था? हाइड्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, हीलियम परत और नाइट्रोजन परत। उसमें हमने बताया था कि आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पर पूछ भी लिया गया हरियाणा पीजीटी में, कि इसका आपको क्या बताना है? सही क्रम बताना है। तो हमने ये देखा था कि जो सबसे भारी गैस होगी वो सबसे नीचे निचले वायुमंडल में रहेगी, और जैसे जैसे गैसें हल्की होंगी वो क्या चली जाएंगी? ऊपर चले जाएंगी। तो सबसे नीचे सबसे भारी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या थी? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद क्या आपका था? हीलियम। और सबसे पहले हाइड्रोजन, सॉरी सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे ऊपर हाइड्रोजन। तो पहले क्या होगा? नाइट्रोजन, यानी 4। तो 4 किस में दिया हुआ है? दोनों में दिया हुआ है। आगे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन लेयर, ऑक्सीजन का नंबर किस में है? 2, यानी 4 2 3 1। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, आपको ऊंचाई नहीं रखनी है, बस इतना देखना है कि कौन सी भारी गैस है और कौन सी हल्की गैस है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 देखते हैं हम लोग। 34 में पूछा गया है, 2 कॉलम दिए गए हैं। ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है, पर पूछने का तरीका देख लिए अलग हो गया है। वहाँ पर टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछ लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है, एक तरफ आपको वायुमंडल में ऊंचाई दे दी गई है कि किलोमीटर में, और दूसरा तरफ अंतराल, ऊंचाई अंतराल दे दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी गैस किस ऊंचाई के अंतराल पे पाई जाएगी। तो अब नाइट्रोजन पहले दिया है, नाइट्रोजन सबसे भारी है, क्योंकि इस चारों कॉलम में तो सबसे भारी है, तो नाइट्रोजन सबसे नीचे होगी। तो यहाँ पर जो सबसे कम ऊंचाई वाला होगा उसको मिला लेंगे उसी में। सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा दिया है? 100 से 200 किलोमीटर। तो नाइट्रोजन का सुमेल किसमें हो जाएगा? 100 से 200 किलोमीटर। इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे क्या है? ऑक्सीजन। तो अब पहले नाइट्रोजन बताया गया था, नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन रहेगा। तो दूसरा सबसे अधिक ऊंचाई वाला कॉलम कौन सा है? ये है आपका 200 से 1100 किलोमीटर। यानी पहले का क्या हो जाएगा? 3 और दूसरे का 1। पहले का 3 और दूसरे का 1, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले का 3, दूसरे का 1। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। तो हीलियम का ये सही हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन सही हो जाएगा। तो इसका सुमेल आसानी से आप कर सकते हैं, बस केवल ये जानकर कि कौन सी गैसें भारी है और कौन सी हल्की है। आगे देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन।
35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रथम बार विवरण किसने दिया था, यानी जो ग्रीन हाउस गैस है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने इसकी खोज की थी। ये जीडीसी लेक्चरर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला एग्जाम्स होता है प्रवक्ता का। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ऑप्शन दिया हुआ है जोसेफ फोरियर महोदय द्वारा, रोलैंड द्वारा, जेम्स हटन द्वारा और मोलिना द्वारा। तो सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले बताया था जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस वाले में हम लोगों ने क्या किया था, इसको डिटेल में पढ़ा था। अगला है कि क्षोमंडल में जो गति है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। जीडीसी लेक्चरर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि क्षोमंडल में जो गति होती है वो किसके कारण होती है, होती है एयर प्रेशर यानी वायु दाब के कारण। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। ये टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि जो टीजीटी लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें फैक्ट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स भी कंसेप्ट के साथ साथ ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें आपको बताना है ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो ओजोन परत की ऊंचाई इसमें ऑप्शन है 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, 15 से लगभग 60 किलोमीटर के बीच में। उसमें से भी 12 से जो 35 किलोमीटर है या 15 से 35 किलोमीटर है वहाँ पर कंसंट्रेशन समताप मंडल में सबसे अधिक है। ये बात भी हम लोगों को क्या रखनी है, ध्यान देने की जरूरत है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य के विकिरण और पृथ्वी सतह से क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करता है। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ग्रीन हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन है। वही कह रहा है कौन सी ऐसी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन की कुछ मात्रा को अवशोषित करती हैं और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी अवशोषित करती हैं। जो आपको बताया गया है ग्रीन हाउस में कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है उसको क्या करती है, वो अवशोषित नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में वो करती हैं और सबसे ज़्यादा किसको करती हैं, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। तो बस आपको इसमें ध्यान दे देना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन सा है, ये है आपका CO2। बाकी कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी। 38 का बी। 39 नंबर है कि केंद्रीय हेविसाइड ई परत के निर्माण के लिए सौर अल्ट्रावायलेट फोटॉन किससे रिएक्शन करते हैं। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो ई लेयर है उसका निर्माण कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जो ई लेयर है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ई लेयर का निर्माण होता है जब यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है आपका सन से आने वाला, उसका नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के अणु थे यानी मोलिक्यूल से उससे क्या होता है, रिएक्शन होता है और उसी रिएक्शन के कारण ई लेयर का निर्माण होता है। अब ई लेयर क्या होती है, ये दिन में तो रहती है लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है ई लेयर भी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसके निर्माण के लिए यूवी का होना अत्यावश्यक है। तो जब सूर्य गायब हो गया यानी सूर्यास्त हो गया तो यूवी तो आएगी नहीं। जब यूवी नहीं आएगी तो रिएक्शन नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इसका निर्माण यूवी क्या कहते हैं, ई लेयर का निर्माण रात में नहीं होगा। इसलिए रात में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। जब किसी का भी रिएक्शन होता है तो किसी नए पदार्थ का जन्म अवश्य होता है, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यूवी रेज का नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन के अणु से। 39 का एक ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्तरों से रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं जो पृथ्वी से प्रेषित होकर पृथ्वी की ओर पुनः आ जाती है। पेपर सेकंड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कौन सी ऐसी लेयर है जब हम लोग रेडियो वेव छोड़ते हैं यहाँ से, जिससे हम रेडियो या टेलीविजन को आसानी से सुन और देख सकते हैं, तो कौन सी ऐसी एटमॉस्फेयर की लेयर है कि उस पर आती हैं और टकरा के पुनः पृथ्वी की ओर वापस हो जाती है। तो कौन सी लेयर है, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। तो यहीं पर समाप्त करते हैं इसको 40 क्वेश्चन। अभी भी
लगभग आपके 45 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम लोग कल देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और यहाँ पर आपको जो है जानकारी भी मिली होगी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और जो हम लोग पढ़ाई किए हुए हैं या कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो कैसा लगा और आप लोगों ने जो है हमारे उत्तर बताने से पहले जो भी क्वेश्चन सही किया वो कितने क्वेश्चन सही कर पाए या नहीं कर पाए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इसको शेयर करने से ये होगा कि जो लोग जिनको ज़रूरत है वो इसको आराम से देख सकते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।